अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, राय अपनी अपनी, आपका मेज़बान दानिश हुसैन हाज़िर खिदमत है। एक बात हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है, लेकिन हमारे शहदा तो अब एक कौम तक महदूद नहीं बल्कि कई कौमों के अमीन बन चुके हैं। जैसे कि हमने कल भी देखा, खा वो शहीद ASI की शक्ल में हो या कांस्टेबल आमिर खान की शक्ल में हो, ज़ख्मी गाजी जुम्मन खान हो, या फिर हमने गाजी ASP की शक्ल में सुहाई अजीज़ एक खातून को भी देखा, जिनके बारे में बड़ा ज़बरदस्त IG सिंध ने भी रिमार्क दिया। उनका ये कहना था कि ये हैं हमारी ख़वातीन, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनको कायद-ए-आज़म मेडल भी दिया जाएगा, इसके लिए तजवीज़ भी दी गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक हम अपने शहदा पे नाज है, हमें गाजियों पे नाज है, लेकिन आखिर कब तक ऐसा होगा। एक प्लान बनाया गया था 24 दिसंबर 2014 को, हम सब जानते हैं, हम सब भूले नहीं हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई। 3 महीने के बाद हाँ एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ तसल्लीबख्श जवाबात भी दिए गए थे कि ये काम हुआ है, लेकिन उसके बाद उसे प्रोलॉन्ग किया गया, उसे आगे बढ़ाया गया या नहीं बढ़ाया गया, ये सवाल तलब है। हम ये नहीं कहते कि उस पर काम हुआ नहीं है, हुआ, लेकिन मुकम्मल तौर पर क्या हुआ या नहीं। फौजदारी अदालत में मुकदमात हुए तो उन फौजी अदालतों में जो 6 मुल्ज़िमान थे उनके नाम सिखराज में रखे गए। क्या मसला थी अभी किसी को नहीं पता कि मख्फी नाम क्यों रखे गए। नाम बदल कर जो आउटलेट्स बन रही हैं मुसल्लह जत्थों की, उन पर कहाँ तक काम हो रहा है, इसी पर बात होगी। तो हमारे जो पैनल है उस बारे में मैं आपको तारुफ कराऊं तो आरिफ अबीद भट्टी साहब तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। आप हुमायूं गौहर साहब तज्जियाकार वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ साथ बैरिस्टर मसरूर शाह साहब भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन करें, जिनसे उनकी कानूनी राय जानेंगे। आरिफ अबीद भट्टी साहब, आपसे आज की इस नशिस्त का आगाज़ करता हूँ। ये बताइएगा कि नेशनल इलेक्शन प्लान की बात की, वैसे कल के वाक़े पे भी ज़रा रोशनी डालिए, लेकिन साथ साथ नेशनल इलेक्शन प्लान को अक्सर लोग नैप भी कहते हैं। ये नैप क्या है, नैप क्यों कहते हैं? NAP ये नींद वाला नैप है, ये दूसरा नैप है? और दूसरा ये बताइएगा कि अब आपको लगता है कि 2014 के बाद जो फॉर्म में आया था 15 के स्टार्ट में, अब भी वैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश, एक तो आपने जो कराची में अटैक किया गया उसकी बात की, उसमें बड़ी तकलीफ दिया कि हमारे लोग शहीद हो गए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। वो रेड जोन था जहाँ सारी एम्बेसियाँ थी। IG साहब बड़ी बड़के तो मार रहे हैं। मेरा उनसे सवाल है कि इतने लेटेस्ट असले के साथ, बारूद के साथ उस एरिए में दहशतगर्द पहुँचे कैसे? पहले तो हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। एक तरफ आप कहते हैं सेफ्टी कैमरा हमने पूरे पाकिस्तान में लगा दिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि चेकिंग का निज़ाम बहुत ज़्यादा मौसर है। उस रेड जोन में अगर दहशतगर्द इतना भारी असला लेके जा सकते हैं, उन 2 कांस्टेबल की जो बाप बेटा वीज़ा लगवाने लगे, उनकी शहादत हमारे लिए आज़ाद है। आपने सही फरमाया, शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। ASP साहबा को इन्होंने गोल्ड मेडल दे दिया, वो तो मौके पे पहुंची। अच्छा भट्टी साहब साथ ही रहेगा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा नेमुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी करते हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया नेमुल हक साहब। सर कहिएगा, जो कल वाक़या हुआ है, अब पिछली हुकूमतें तो यकीनी तौर पर नैप पर बड़ी बात कर रही हैं, लेकिन आज नेशनल इलेक्शन प्लान क्या है? हम ये मानते हैं इस बात को कि कराची में बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ, हमें माजी में देखने में मिला, लेकिन भट्टी साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, वो ये है कि आखिर ये घुसे कैसे, रेड जोन तक कैसे आ गए? अभी तक तो हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है ना कि बलोचिस्तान और जो सिंध का बॉर्डर है वहाँ पर सिक्योरिटी पोस्ट है, तो अब लेकिन आगे वो कैसे बढ़े? आगे तक कुछ भी नहीं मिला उन्हें। देखिए, मेरा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़ासतौर पर जो पुलिस है उसकी ट्रेनिंग इतनी नाक़स होती है। और ये मैंने पिछले हफ्ते भी पंजाब की कैबिनेट की एक मीटिंग हो रही थी, IG साहब बोल रहे थे, मैंने वहाँ भी ये जिक्र किया। मैं समझता हूँ, और यहाँ पर भी मैं सीनियर पुलिस अफसरान हैं, बाद लोग जो बड़ी अच्छी सोच रखते हैं, उनकी भी हमेशा से ये फिक्र रही है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमारे पुलिस के ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल नाकाफ़ी हैं मुल्क की जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए। मगर जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, ये जो कल हुआ है कराची में चीन के सफारत खाने पर हमला, मैं क्योंकि कराची का रहने वाला हूँ, उस इलाके को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वहाँ पर तकरीबन नामुमकिन है कि अगर कोई 2-4 अशख़ास, हालांकि चीनी एम्बेसी वहाँ पे मौजूद है, मगर अगर ये खतरात भी थे तो वहाँ
वहां पे होना तो ये चाहिए था कि पुलिस की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा मुनज़्ज़म होती। लेकिन नईम उल हक साहब, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कैबिनेट मीटिंग में कहा, हमें पहले से इस बात का अंदाजा था कि कुछ ऐसा रिएक्शन आएगा, क्योंकि सीपेक के जो मामलात हैं और जो चाइना का विजिट था उसके बाद, तो जब अंदाजा पहले से था तो लगता नहीं है कि इसको विजिलेंट रखना चाहिए था इन तमाम चीजों को, इंटरनल सिक्योरिटी? देखिए, आप जानते हैं कि सिंध की और कराची की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसकी है, वो बराह रास्त हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। मगर इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी हैं वो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर उनकी तैयारी नहीं होती। इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि कल का वाक़या इसकी निशानदही, इसकी अहमियत को दोबारा उजागर कर देगा कि चीन जैसे अहम दोस्त, अहम मुल्क और उसकी जो सफारत खाना है कराची का, उस पर जो हमला है उससे यकीनन हमारा ये जो एहसास है अपनी तैयारी के हवाले से, इसको और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेना चाहिए। और हमें, मैं तो कहता हूँ कि पुलिस की स्पेशल फोर्सेस कायम करनी चाहिए जिनका ताल्लुक सिर्फ सिक्योरिटी से हो। सिर्फ थाने में जो लोग काम करते हैं, थानेदार या 40-50 सिपाही, वो मैं समझता हूँ इस किस्म की सिक्योरिटी की ड्यूटीज के लिए नाकाफी, और यही असली मसला है। जब तक हम इस पर तवज्जो नहीं देंगे, मैं समझता हूँ कि जो इस किस्म के वाक़यात हैं उनके खतरात जो है मौजूद रहेंगे। ठीक, नईम उल हक साहब साथ ही रहिएगा, भट्टी साहब से दोबारा बात करते हैं। भट्टी साहब, आपने नईम उल हक साहब की गुफ्तगू भी सुनी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, ठीक है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्होंने डाल दी कि सूबाई हुकूमत भी है, लेकिन जाहिर है विफाक एक बड़े एक जिम्मेदारी होती है इन तमाम यूनिट्स को जोड़ के रखना। अब इसमें यह बताएं, जो 2 सिविलियन वहाँ पर शहीद हुए, जो बाप बेटा हैं, या जो सिक्योरिटी गार्ड जो जख्मी हुआ है जुम्मन खान, वो भी सरापा सवाल है। वो कहता है कि मैं वाहिद खुद कफील हूँ, 3 बच्चियाँ हैं मेरी, तो अब उन लोगों का क्या कसूर है? लेकिन दानिश, आपने बड़ी अहम बात पिन पॉइंट की। गुजारिश ये है, इसमें यकीनन बरावत है, उनका एक साथी दिल्ली में है, लेकिन मुझे बताए वो जो रेड जोन है, दर्जनों सैकड़ों नाकों के बावजूद इतना लेटेस्ट असला, मेरी तो सुई उधर है कि आया कैसे? उस SHO को, उस ASP को मेरी नज़र में तो सस्पेंड कर देना चाहिए। आप जिनको इनाम से नवाज रहे हैं, जो कांस्टेबल शहीद हुआ, शहीद के खून के कतरे की कीमत भी अरबों रुपए से नहीं अदा की जा सकती। बेशक हम पूरी कौम नहीं कर सकते जहां भी कोई शहीद होता है, लेकिन वो बेचारा, जो पुलिस वालों को तो पैसे मिल गए, उनका हक था, वो हमारे मुहाफिज हैं, हमारी जान माल उनके लिए। जो आम बेचारे लोग गए हैं उनके लिए तो कोई ऐलान नहीं किया। कोयटा में ब्लास्ट हो गया, उनके लिए ऐलान नहीं किया। अगर इन्हें इंडिकेशन थी कि CPEC की वजह से भारत दहशतगर्दी के जरिए चाइनीज एम्बेसी या इन लोगों को टारगेट किया जा सकता है, मेरी नज़र में सिक्योरिटी लैब्स है, उधर लोग गए कहाँ? उनको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया। जिन लोगों ने शहादतें दी, पुलिस वालों ने, गार्ड ने, वो काबिल तहसीन है, उन्हें सलूट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनसे भी सवाल करना होगा जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, जो इतना भारी कम असला लेके रेड जोन में चले गए, और कल को यही असला किसी अहम और इमारत में, घर में ले जाए, तो आप कब तक अपनी नागरिकों पर पर्दा भट्टी साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। यही तो सवाल है कि आखिर इतनी सारी लेयर्स हैं, क्योंकि बलूचिस्तान से वो सिंध के अंदर एंटर हुए, सिंध के बाद वो कराची हैं, कराची के बाद वो रेड जोन में आए हैं, तो ये सवाल तो बनता है। हुमायूं गौहर साहब, आप ये बताइएगा, जिस तरह भट्टी साहब ने भी अभी निशानदेही थोड़ा सा इशारा दिया कि राह के बारे में, अब जो BLP के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो वहाँ पर हमें देखने में भी मिले हैं कि असलम अच्छू वहाँ पर ज़ेर इलाज है, और उनसे भी कुछ ताने बाने मिल रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले डॉक्टर हुसैन अस्की साहब से भी बात हो रही थी, तो यही सवाल मैंने उनसे किया था कि जब भी कुछ अमन की बात आती है, करतारपुर की शक्ल में अब आ रही है हमारे पास, तो उसके 2-3-4 दिन के बाद ऐसा नाखुशगवार वाक़या क्यों हो जाता है कि उसके बाद हमें दोबारा से शक की निगाह से देखना पड़ता है? क्यों हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए क्यों हो जाता है। ये आपसे ना दोस्ती करना चाहते हैं, ये जो हम लोग ख्याली पुलाव बैठ के बनाते रहते हैं ना कि अब आप और हमारी दोस्ती हो जाएगी, हम एक दिन हो जाएगी दोस्ती, भाई भाई हैं हम। अफगानिस्तान में भी इसको मैं शामिल करता हूँ। और बाबा, इन लोगों का जो हमारी तरफ रवैया है, नफरत है, ये दोस्ती मुझे तो होती हुई लगती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज शायद हो जाए, मगर फ्रेंडशिप कभी नहीं आएगी। ये इतना सिंपल नहीं था कि जी करतारपुर का बॉर्डर खोल दिया तो ये पागल हो गए।
उसके असर होगा उनके जहन पे ज़रूर। मगर ये असल में हमला था चाइना पाकिस्तान की दोस्ती पे, ये CPE पे और गवादर पे। ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि ये किसी तरह प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो, तबाह हो जाए, सब कुछ हो जाए। अच्छा, अब जी इसके ताने बाने जाके मिलते हैं इंडिया की रॉ से, NDS से अफगानिस्तान में, और पता नहीं किसी से मिलते होंगे। आप कह रही हैं ये लोग इतना असला कैसे लेके आ गए। बाबा ये बड़ी फैली हुई चीज़ होती है, हमें पता नहीं है कि इनको और कौन सहूलतकार थे जिन्होंने आने दिया। हम रोना रो रहे हैं कि जी पुलिस बिल्कुल अनट्रेंड है और उनके पास हथियार भी और असला भी जो है वो नाकिस है और फलाना। ठीक है, हमें पता है, हम जब से पैदा हुए हैं ऐसा हुआ है। मगर अब वक्त आ नहीं गया, इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट हमने बनाया है। अब सिंध हुकूमत जैसी को आप पुलिस दे दें और फिर समझें कि वो कारकर्दगी अच्छी होगी, तो फिर आप आपने उल्लू खा लिया फिर। अच्छा हुमायूं खैर साहब, मेरे जहन में एक आपको बड़ा अब एक नुक्ता सेंट्रल गुजर रहा था पुलिस काफी फोर्स देर भी से, बनानी अब तक पड़ेगी। जितने भी टेररिज्म मेरी बात एक्टिविटीज जरा हुई हैं। सुन लें, आपको जी जी गुफ्तगू जारी रखें हुमायूं खैर साहब। आपको एक सेंट्रल पुलिस बनानी पड़ेगी। आप रहने दें इन प्रोविंसेस के पास पुलिस, ठीक है। अच्छा। फिर इसका ओवरऑल पूरी फेडरल पुलिस का एक चीफ हो, चीफ ऑफ द पुलिस स्टाफ, कॉप्स बनता है वो। एक कॉप्स होना चाहिए जो इन सब को देखे। ये जो प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस हैं इनको रहने दें, करने दें, वो आ जाएंगी। जैसे फौज के लिए ये रेंजर्स और कोस्ट गार्ड्स और बॉर्डर गार्ड्स और ये होते हैं, वो उसमें आ जाएंगे वो। मगर जब तक आप ये नहीं करेंगे, इनको उतनी ही अहमियत नहीं देंगे ट्रेनिंग में, तनख्वाह में, इज्जत में, इनकी सिलेक्शन में, इनकी प्रमोशंस में, जिस तरह अफवाज में होता है, आपकी पुलिस ऐसी ही रहेगी। और हम रोते रहेंगे कि जी अब ये हो गया, अब उस फलाने ने हमला कर दिया, अब इसने ये कर दिया, पुलिस ने क्या किया। भैया पुलिस क्या करे यार। मेरा मतलब है, मैं अगर एक 70 साल का बंदा रख लूँ अपने घर पे गार्ड, और वो ठीक तरह काम ना कर सके, डर के भाग जाए, तो ये कसूर उसका नहीं है, ये मेरा है। आपको पता है कि आप एक इस वक्त सिक्योरिटी स्टेट बने हुए और हैं। आपके मुल्क में हमले होते जा रहे हैं, ये लोगों की नापाक नज़र हमारे ऊपर है इस तरह करने के लिए। इतनी कोशिश हो रही है, लेकिन एक अमेरिका का सदर जो दुनिया का कहते हैं सबसे पावरफुल है, वो बातें करते करते बेवकूफ़ों की तरह वो शुरू हो जाएगी पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं और हमें धोखा देते आ रहे हैं। और इन्होंने हमने इन पे कितना पैसा खर्च किया, 23 अरब डॉलर। ओ बाबा, हमारा नुकसान, जैसे इमरान खान ने कहा है, 200 से ऊपर है एक्चुअली। इतना हमारा नुकसान हुआ है, मगर ये हमारा कसूर है, हम क्यों करते हैं। अभी हमसे कोई काम कहें करो तो हम कहेंगे पहले पैसे रखो फिर हम करेंगे। इन्होंने हमारे पैसे खुद चोरी किए हुए। CFS क्या बुलाया है वो, उसका फंड के हमारे कितने इन्होंने पैसे देने, वो चोरी किए हुए। आपको पता है एक ज़माना था जब हमने F-16 खरीद लिए थे और उनको पैसे भी दे दिए थे, और उन्होंने नहीं दिए और जाके एरिजोना की डेजर्ट में खड़े कर दिए। बिल्कुल, ये चोर हैं बाबा। अब देखिए, आपको सही बात करनी पड़ेगी कि आप चोरों के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ आप दोस्तियां कर रहे हैं। अच्छा खैर हुमायूं खैर साहब, ऐसे अब लग रहा है ऐसा है कि हम उस नहज पर हैं कि जहां हमें फॉरेन पॉलिसी चेंज होती हुई दिखाई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होगी, और जिस तरह से हमें दहशतगर्दी का सामना है उस पर तो काफी हद तक काबू भी पा रहे हैं। लेकिन दूसरा मसला करप्शन पर है, इल्जामात भी लग रहे हैं नैब पर, क्या क्या, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
जी, एक बार फिर से आपको खुशाबदीद कहते हैं। तो नैब की बात हो रही है, उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने कौम से खिताब में कहा था कि जब हम कार्रवाइयाँ करेंगे तो लोग चीखेंगे, लेकिन उससे हमें कोई प्रेशर नहीं होगा। पता नहीं अब ये वही उसी के रिएक्शन है या वजूहात क्या हैं। राहदारी रेबान पर जब आए, यानी कि प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद, शहबाज शरीफ साहब जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, और चश्म कुशा इंकशाफात किए, हैरान कुन ऐसी बातें जो आज से पहले शायद किसी ने नहीं सुनी। और जब पहले ये सुन रहे थे तो गुमान तो ये हो रहा था कि शायद वो किसी ग्वांतानामो बे या किसी और ऐसी जेल की बात कर रहे हैं जिसमें थ्रेट्स दिए जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है, 10 के सेल में रखा जाता है, और हैरान कुन बातें। तो उस पर तरदीद भी देखने में आई, कुछ लोगों का तस्करा भी हुआ। साद रफ़ीक साहब ने भी उसमें उसको बात को आगे बढ़ाया, सेकंड किया। अब सारी सूरत हाल है, कैसर अमीन भट्ट और मुजाहिद का अमरान का किरदार भी सामने है, तो इसी पर बात करते हैं। बैरिस्टर मसूद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, सर ये ज़रा कानूनी राय बताइएगा, क्योंकि एक गिला किया जाता है तमाम जमातों की जानिब से, खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इसका शिकवा करती है कि नैब का कानून ऑब्सलीट हो चुका है, इसको तब्दील किया जाए। तो क्या कानूनी राय रखते हैं, क्या कानूनी सुकम पाए जाते हैं नैब के इस कानून में? देखिए, किसी भी कानून में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है, लेकिन ये कहना भी गलत है कि कानून बिल्कुल ऑब्सोल्यूट हो चुका है। अगर ये ऑब्सोल्यूट हो चुका था तो ये फिर अभी पीछे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, 2/3 मेजॉरिटी भी इनके पास थी, ये कानून भी बदल सकते थे। लेकिन उसमें कहा ना, उस पे गिला किया कि हमारी सेनेट पे जी सीटें पूरी नहीं थी, पीपल्स पार्टी हमारा साथ देती तो हम कर लेते। नहीं, तो ये जब कानून बदला था इन्होंने ये नवाज शरीफ को सदर बनाने के लिए, उस वक्त भी सेनेट में इनकी यही सूरत हाल थी। लेजिस्लेशन ये कर सकते थे, आइन में तब्दीली के लिए इनको ज़रूरत थी बिल्कुल, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी तो इनके पास थी, वो आराम से कर सकते थे। उसके बाद बात की ये है कि एटलीस्ट उनके नैब के अपने SOPs हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, काफ़ी अमल दखल, काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते थे। पार्लियामेंट्री कमीशन बना सकते थे, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब नैब की कार्रवाइयाँ तेज़ होती हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ वो केसेस बनाना शुरू करते थे सिंध में, तो पीपल्स पार्टी की ऐसी आवाज़ें सिंध से उठती थीं, और उस वक्त नवाज शरीफ ने कहा नहीं, नैब बिल्कुल सही काम कर रहा है। जब नैब ने पंजाब में करप्शन के केसेस अनवत करना शुरू किए, तो फिर नवाज शरीफ की आवाज़ें, इवन उस वक्त सिटिंग वज़ीर आज़म ने नैब को धमकियाँ लगानी शुरू की थी कि वो अपना रास्ता जो है वो तब्दील करें। तो अगर नैब जैसा इदारा, एंटी करप्शन इदारा कहीं पे काम कर रहा है और वहाँ पे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, अगर उनकी चीखो पुकार आपको नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है नैब कहीं ना कहीं सही काम कर रहा है। मुझे तशवीश तो उस वक्त होगी जब नैब की तारीफ़ें शुरू हो जाएं, अपोजिशन से भी, हुकूमतों से भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, पब्लिक ऑफिस होल्डर उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर दें। सब खुश है। दूसरी बात, जहाँ तक हुकूमत खाने की बात है, देखिए नैब में ठीक है, पहले नैब का किरदार बड़ा नेगेटिव था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में बनी थी। इसका मकसद जो था वो मुस्लिम लीग काफ बनाना, पीपल पार्टी पैट्रियट बनाना था। लेकिन नून लीग तो अब भी यही गिला करती है कि वही मुशर्रफ दौर वाली जो सूरत हाल है वो दोबारा पैदा हो चुकी है। नहीं, देखिए अब बात यह है ना कि पहले तो नैब बंदा पहले पकड़ती थी, सोचती बाद में थी कि इसके ऊपर केस क्या बनाए। अब तो नैब का 3 टियर सिस्टम बन गया है, पहले कंप्लेंट है, फिर वो वेरीफाई होती है, फिर इंक्वायरी होती है, वो बोर्ड में जाता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर रेफरेंस होता है, और फिर उसके बाद 14 दिन के अंदर, पहले 24 घंटे के अंदर नैब के कोर्ट के पास हिसाब जज के सामने पेश करते हैं। अगर उधर कोई ऐसा इशू है, अकूबत खाना है, मारूजात है, तो नैब के जो जज साहब हैं वो तो नैब चेयरमैन के अंडर नहीं आते, वो उधर मुनासिब हुक्म जारी फरमा सकते हैं। और फिर ये जो 90 दिन का रिमांड है, ये भी यकमुश्त नहीं दिया जाता जिस तरह पहले दिया जाता था, ये 14-14 दिन के वक्फे के साथ होता है, ताकि जुडिशल ओवरसाइट हो। तो ये बातें मेरे ख्याल में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पार्लियामेंट में करने से बजाय जब इनका रिमांड एक्सटेंड होता है उधर अदालत में करें, तो शायद इनको ज्यादा रिलीफ हासिल हो। इस तरह ओपन एंडेड बातें असेंबली के फ्लोर, तो इसको फिर हम कह सकते हैं कि शायद ये सिर्फ सियासी बातें हैं। मैं आपको बता दूं, जो प्रोडक्शन ऑर्डर होता है, प्रोडक्शन ऑर्डर का मकसद होता है कि उस इलाके का जहाँ ये MP MNA है, चूंकि ये गिरफ्तार है, इसके इलाके की आवाज़ कहीं गुम ना हो जाए, वो असेंबली के फ्लोर पर आवाज़ सुनी जाए, अवामी मसाइल के हिसाब से, कौमी इशूज़ के हिसाब से। वो ये मकसद नहीं होता प्रोडक्शन ऑर्डर का, इधर आके वो अपनी ज़ाती मसाइल बताएं कि मेरे पास रात को नहाने का पानी ठंडा था,
चाहे जो है सुबह गर्म पेश की गई थी, ये बातें करनी है तो एहतसाब अदालत में जब रिमांड के लिए लेके जाते हैं उधर करें। अननेसेसरी नैब जैसे इदारे को बदनाम करने के लिए असेंबली का फ्लोर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सही। आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या आपको लगता है कि असेंबली का जो फ्लोर है वो वहां पर अपने रोना रोने, जिस तरह से बैरिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं, क्या ये अच्छा हो कि ये बातें वहां अदालत में की जाएं अपने दलाइल के दौरान जब सफाई पेश की जा रही हो कि हमारे साथ ये मामलात हो रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप असेंबली फ्लोर पे जहां आप अवामी नुमाइंदे हैं, जमहूर की आवाज हैं, तो वहां पर आप ऐसी बात करें। इत्तेफाक कर रहे हैं आप इस बात से? दानिश, असेंबली में अवाम की बात तो वो काम करेगा जो अवाम का दर्द रखता हो, अवाम के लिए सोचता हो। असेंबली में वो अवाम की बात तो नहीं ना करेगा जिसने मुल्क का अरबों खरबों रुपए लूटा हो। एहतसाब नैब की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब इसके मौजूद हैं, सैफुर रहमान के ज़रिए ये क्या करते रहे, मुझे इसमें कहने की कोई इबहाम नहीं है। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने पेट्रियाट और काफ लीग बनाई इसी नैब के ज़रिए। पिछले 10 साल तो नैब मसक शुदा घोड़ा रहा, इसकी स्मेल भी नहीं आती थी। दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के खाते रहे, लूटते रहे। फैसला था ये था मुक्का कुटो तो लुटो तो नठो, पकड़ो वाली बात थी नहीं। हाँ, नैब अब कंपैरेटिवली माजी की निस्बत बेहतर है, लेकिन एक सवाल सबसे ही, आपने इलेक्शन 2018 25 जुलाई को हुए थे, उस वक़्त कुछ हुकूमती लोगों को भी बुलाया जा रहा था, हुकूमती इत्तेहादी लोगों को भी 4-5 पेशियाँ हुई, उसके बाद अचानक उन सबको इग्नोर कर दिया गया। तो भाई ये सिलेक्टेड इंसाफ ने पहले भी इस कौम को तबाह किया और आप आज भी तबाह करने जा रहे हो। जो पकड़े गया, मैं ये नहीं कह रहा वो बेगुनाह है, एक बात क्लियर है, लेकिन नैब ने खुद इलेक्शन के दौरान क्या काफ लीग वालों को नहीं बुलाया, क्या पीटीआई वालों को नहीं बुलाया, क्या परवेज खटक को नहीं बुलाया? कहाँ है वो सारे मुल्जमान अब? लेकिन उसके साथ साथ नैब की जानिब से भट्टी साहब ये भी तो कहा गया था ना, हम नहीं चाहते कि ये जो कार्रवाइयां हैं ये इलेक्शन पर असरअंदाज हो, लेकिन इलेक्शन के बाद जो कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर भी सवालात तो उठ रहे हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, तो उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। इसमें एक जवाब दे दूं, जी दारिश, सिर्फ 1 सेकंड। उन्होंने ठीक कहा, वो इलेक्शन गुजर गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी बुला रहे हैं आप, मुस्लिम लीग नून को भी बुला रहे हैं, और काफ लीग और पीटीआई के लोग जो है वो है क्या अचानक गंगा नहा गए हैं? लिहाजा एहतसाब शुरू जरूर हुआ है, लेकिन खुदारा इसको क्रॉस दी बोर्ड करें, इसे मशकूक ना करें। दूध के एक साफ गिलास में चंद कीचड़ की गंद की छींटें चले जाएंगी तो आप दूध छोड़ देंगे। लिहाजा इन्हें चाहिए कि नैब को एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड और तेज करे, और इससे भी तेज करे, चाहे इसमें कोई भी जमात हो, किसी भी इदारे का हो। बस ठीक है। खोसा साहब, आप क्या कहेंगे? इत्तेफाक कर रहे हैं इस बात से? वैसे ये अब तो लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी का भी नंबर आने वाला है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब को भी 29 तारीख को बुलाया, बिलावल और फरियाल तालपुर भी 28 नवंबर को JIT के सामने पेश हो रहे हैं जाली अकाउंट्स में। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर सारे मामला हो रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के, या आपको भी एतराजात हैं? देखिए, हमने तो पहले ही कहा है कि जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एहतसाब, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और देखिए, ये आप जो पहले मुश्तहिदी मनादी करके, दागदार करके, बदनाम करके और इस तरह करते हैं, इदारा है, इदारा कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए है, शवाहिद इकट्ठे करे, शवाहिद इकट्ठे करने के बाद अगर शवाहिद इस काबिल हैं कि उनको जो है चालान किया जाए तो रेफरेंस भेज अदालत में भेज दीजिएगा, और अदालत को सजा जजा का अख्तियार है वो करने दीजिएगा। हम जो परसेप्शन पहले करके हम चोर 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 तो पहले कह देते हैं, डाकू लुटेरा फलाना फलाना फलाना, और उसके बाद अगर निकलता क्या है कि जनाब वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। किसी एक केस में भी आपने 20-20 26-26 केस बना दिए, तो मुझे बताइएगा ऐसे एहतसाब सेल हो या नैब हो, नेशनल अकाउंटेबिलिटी हो या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो, क्या उनको कोई अख्तियार है? अगर यूरोप में और या किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसी हो तो वो सारी जिंदगी डैमेजेस ना अदा कर सके, और हुकूमत पर इतना ज्यादा बहुत डैमेजेस का वो जो है जाना है, अजाला उर्फी का दावा कर दें कि वो उससे मुबर्रा नहीं हो सकेंगे। तो मेरे ख्याल में कोई खुदा रहा अपने जो है जो भी इदारे हैं आपके एंटी ग्राफ्ट लॉज के, ये पार्लियामान इसको संजीदगी से सोचे
और उनको उन मॉडर्न डिवाइसेस पर ट्रेन अच्छा करें। खोसा साहब, माजरत के साथ, चूंकि आप कानूनदान भी हैं तो इस चीज का भी मैं फायदा उठाते हुए आपकी राय जानना चाहूंगा। अगर सुकम है कानूनी तौर पर, तो आपने भी 5 साल दौर गुजारा, नून लीग ने भी गुजारा, तो अगर नैब ज्यादा बढ़ा हुआ था तो पर क्यों नहीं काटे गए? पोलिटिसाइज था तो उसे डीपोलिटिसाइज क्यों नहीं किया गया आपके दरबार में? नहीं 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 नहीं, मैं कोई भी नहीं कह रहा कि उनके पर काटे जाए या कुछ किया जाए। देखिए, ये सिर्फ उठा के को चालान करके अंदर करके नैब का रेफरेंस बनाकर भेज देना और आप मुबर्रा हो गए, आपने 70 अरब लिख दिया और 7 करोड़ लिख दिया या जो मर्जी बिलियंस ट्रिलियंस लिख दिए। देखें, ये कोई कार्रवाई नहीं है कि आपने कार्रवाई डाल के तो बता दिया जी इतने अरबों का हो गया और हम ये रिकवर कर लेंगे या इनको सजा हो गई तो इससे खजाना हमारा भर जाएगा और हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। खुदारा ये बेवकूफ बनाना बंद कर देंगे और ये शवाहिद इकट्ठा करें। इनको तो तफ्तीश करने का अंदाज ही नहीं आता है। तफ्तीश का मतलब ये होता है कि आपने शवाहिद का इकट्ठा करना है और शवाहिद आप जानते हैं कि अदालती तकाज़ों पर कौन से शवाहिद उतरते हैं। आपका सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो राय है वो नाकाबिल अदखाल शहादत होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि आप जो है कह देते हैं फलां गुनाहगार है या फलां ने इतना जो है करोड़ों का जो है वो गबन कर लिया या खजाने पर डाका मार लिया। इसकी कोई बर्थ वैल्यू नहीं। इसके पीछे आपको वो शवाहिद इकट्ठा करने पड़ते हैं। अगर आपके कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो आपको मनी ट्रेल बताना पड़ता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और मनी लॉन्ड्रिंग का कानून जो है वो पहले कहता है कि सीड्स ऑफ क्राइम को आप साबित करें, यानी आप बताएं कि ये जुर्म, इस जुर्म के इर्तिकाब में ये दौलत या जायदाद या ऐसा इकट्ठा किया गया है और फिर उसको बाहर भेजा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की तारीफ में ये चीजें आएंगी और ये तो इनके पास होता कुछ नहीं है। ये सिर्फ इस पे आगे तो उठा के कह देते हैं कि जी लेकिन गिले शिकवे तो है, लेकिन अब उसमें ये नुक्ता भी खोसा साहब बिल्कुल बजा है कि जो ब्लैक मनी होता है, जी जो ब्लैक मनी है, अगर आपके टैक्स में डिक्लेयर नहीं है, आपके ड्राइवर के नाम पे अरबों रुपए के दुबई में असासे निकल आते हैं, ना आपने डिक्लेयर किया ना ड्राइवर ने किया, और उसके बाद उस पैसे को लॉन्डर करना, बाहर मुल्क भेजना पाकिस्तान से, उसके लिए करप्शन का अलग से ऑफेंस प्रूफ करना जरूरी नहीं है। भाई प्रेडिकेटेड ऑफेंस पहले बताएंगे, जरा कानून पढ़ लीजिएगा, माफ कीजिए कानून मुझे ना सिखाएं। प्रेडिकेटेड ऑफेंस पहले आप साबित नहीं, आपकी तवज्जो खाली दिला रहा हूं कि अगर अनअकाउंटेड फॉर मनी है, आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ब्लैक मनी है और वो पाकिस्तान से बाहर लॉन्डर हो रहा है, कोई स्पेसिफिक ऑफेंस की तरफ तवज्जो दिलाना जरूरी नहीं है। अच्छा खोसा साहब और मसरूर साहब, जरा कथा कलामी की माजरत, आप दोनों से ये बात कुछ जरा आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। हुमायूं गौहर साहब, जिस तरह से करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग वाइट कॉलर क्राइम होता है, अब जो इल्जामात आयद किए गए हैं साद रफीक साहब की जानिब से या अपोजिशन लीडर साहब की जानिब से, क्या आपको लगता है कि वाइट कॉलर क्राइम के लिए तशद्दुद की जरूरत पड़ती है, नौबत वहां तक आती है? देखिए, तशद्दुद की ज़रूरत तो कभी भी नहीं पड़ी थी। साद रफ़ीक को तो मैंने कभी ज़िंदगी में सीरियसली लिया ही नहीं, संजीदगी से इसको लेता ही नहीं। अब ये जो उसने बात की है कि हमें ड्रग्स दिए जा रहे हैं लोगों को, ये मेरा मतलब है इनको ज़रा अपना ज़हनी तवाज़ुन पे तवज्जो देनी चाहिए। आप ठीक है, आप बहाने बनाएं, इल्ज़ाम लगाएं, मगर ज़रा सोच समझ के तोल के तो बात करें। तो इस तरह की चीज़, अब ये रोना कि जी मुझे 10 बाय 10 के फुट के सेल में रखा हुआ है, अगर आप सच भी बोल रहे हैं, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितने लोग 10 बाय 10 फुट के सेल में, और एक बंदा नहीं होता, बहुत लोग उसमें घुसा देते हैं। ये इन लोगों की हुकूमतों में होता रहा है। जेल मैनुअल को उठा के उसको कोई रिन्यू करने का नहीं सोचता कि जी इसको हमें अपडेट करके मॉडर्नाइज करना है। वहाँ जो हालत होती जेल के अंदर, आप लोगों को तो पता है, हम सब वहाँ जेल का कहीं ना कहीं किसी एंगल से देख चुके हैं। बिल्कुल। जो वहाँ खाना मिलता है आपको, तो जो बाल्टी में लाते हैं दाल, उसको डीजल कहते हैं, जो उसमें तड़का लगता है, वो इन लोगों को खाने को मिलता है। पानी की तरह चाय होती है, एक टी बैग को ये 20-20 बार चलाते हैं। ये मेरा मतलब है, वहाँ ठंड है तो ठंड लग रही है, गर्मी है तो गर्मी लग रही है।
किसी की परवाह नहीं करते। ये बात सही कह रहे थे ये जो मसरूर साहब है कि ये अपना रोना पार्लियामेंट में ले आके रोने लग जाते ज़ाती। देखिए पार्लियामेंट को तो ये काम ही नहीं है। पार्लियामेंट तो एक इन्होंने मछली मंडी बना के रख दी। वहाँ आप अवाम की बात करें, आप हुकूमत की बात करें, आप रियासत की बात करें, आप कवानीन बनाएं, नहीं, सब अपना अपना टोकरा खोल के बैठ जाते हैं और इस तरह के रोने लग जाते हैं। किसी को परवाह है? लोग इन पे हंसने लग गए। एक्चुअली तो पार्लियामेंट की कार्रवाई को कोई फॉलो ही नहीं करता, हंसते हैं इन लोगों पे। और मेरा इस्तेहकाक मजरू हो गया तो फलाना को, पापा तुम्हारे इस्तेहकाक है क्या? तुम्हारा तो वहां से आएंगे जब आप काम करेंगे अवाम के लिए, वो ये लोग नहीं करते। पैसे गायब। देखिए एक बात तय है, ये आपको भट्टी साहब भी बताएंगे, किसी ने खाया, शहबाज ने खाया, नवाज ने खाया, आसिफ ने खाया, उसकी बहन ने खाया, साद रफीक ने खाया, जिसने भी खाया, मुझे परवाह नहीं है। मुझे इतना पता है कि इन इदारों से, गवर्नमेंट के इदारों से बहुत अरबों रुपए गायब है और ये लोग मातहत, इनके मातहत था ये सब। और जिस तरह से आज चीफ साहब ने भी कहा है ना मैनचेस्टर में कि अगर ये पैसा वापस आ जाए तो हमें डैम के लिए फंड रेजिंग की जरूरत ही ना पड़े। देखिए डैम 16 अरब रुपए चाहिए, वो शायद ना चाहिए, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसको कैलकुलेट नहीं इस तरह किया। मगर मेरे ख्याल में 16 अरब से तो ज़्यादा डॉलर, 16 अरब डॉलर से ज़्यादा ही हो शायद निकला है, मुझे नहीं पता। अच्छा हुमायूं गर्ग साहब, ये जो फाइंडिंग कमेटी का जो मुतालबा किया जा रहा है, जिस तरह से ड्रग्स की बात की साद रफीक साहब ने, तो क्या वैलिड समझते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए? हाँ, पता तो चले ना कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। दूसरा ये कि जो हमने बड़े खूबसूरत नाम बनाए हुए जी, देखिए बड़े जबरदस्त नाम है ये, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। ओ बाबा कौन फैक्ट फाइंड करेगा आपका जाके? किस तरह उस पर आपको यकीन होगा? अंग्रेजी में अक्सर नाम अच्छे लग रहे होते हैं। कौन है आपके लोग जो फैक्ट, ये आप वकला की टीम बनाएंगे, आप डॉक्टरों की टीम बनाएंगे, आप पुलिस वालों की टीम बनाएंगे, फौजियों की टीम बनाएंगे, कौन से आप क्या फैक्ट फाइंडिंग करेंगे? अगर किसी को कोई ड्रग मिली है, उसके खून में रह जाती है, उसका टेस्ट कराएं, देखें इसमें कोई ड्रग है कि नहीं है। ये ड्रग दे दिए, कौन सा ड्रग? लेकिन वो हुमायूं गर्ग साहब शर्जील मेमन साहब से नहीं मिली होता तो था ना, वो बड़े पुराने अंदाजा लगा ले, पता नहीं टेस्ट के बाद भी क्या होगा। खैर भट्टी साहब, आप ये बताइएगा, जिस तरह से साद रफीक साहब भी बड़े गर्जे बरसे हैं, खैर शहबाज शरीफ साहब का तो बनता है, अब साद रफीक साहब कहीं वो परेशान तो नहीं कि इन दोनों भाइयों पर जो केस चल रहा है तो उनका बुलावा आने वाला है, इसलिए वो पहले से असरअंदाज होने का एक कोशिश करना चाह रहे हैं? कुछ ऐसा है, लगता है आपको? देखिए मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक साहब, साबक मिनिस्टर रेलवे के बारे में इतने कैविडेंस नैब के पास है, इतने कैविडेंस नैब में है कि जितने के दुनिया के किसी भी क्रिमिनल आदमी में मुलवस पे नहीं है। लेकिन एक बड़ी खुफिया ताकत उन्हें बचाना चाह रही है। NRO की मादी में भी कोशिश होती रही, हमें झूठ बोलने की आदत है, पता नहीं झूठ बोलने से ना हमारे चेहरे बिगड़ते हैं, ना काले होते हैं, ना मकरू होते हैं, पता नहीं अल्लाह ने शायद ढील छोड़ी हुई है। कैसर अमीन बट असल प्रॉपर्टी का मालिक था अरबपति। अब उस वक़्त आहिस्ता आहिस्ता बल्कि ये उनको रूहानी उस्ताद कहते थे ख्वाजा साद साहब। अब 80 से 85% ख्वाजा साद रफीक खरबों रुपए के मालिक हैं। 4 साल पहले जब कुछ हिस्से अलग हुए तो 33 अरब के 2 हिस्से ख्वाजा साहब के पास आए। वो असम्बली में कहते हैं उसको ममनू, नशा कर रहा था। ख्वाजा साहब आप कुरान उठाते हैं कि हजारों दफा आपके सामने नहीं वो करता रहा, पहले यही तो बताए उसको उस ममनू नशे पे लगाया किसने? वो जो 90-95% प्रॉपर्टी का मालिक था, उसे 5% कौन लाया? BRB नहर तक आपकी जमीनें हैं, ये कैसे आ गई? एक मोटरसाइकिल से सफर खरबों रुपए का कैसे हो गया? अगर हलाल है तो अल्लाह आपके नसीब करे। भाई जवाब दे ना, आप पैसे कैसे आए? NRO क्यों मिल लेते हो? आज मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। मैं आज से 15-20 साल पहले 6,500 रुपया किराए पे घर लिया, कैसर अमीन बट उसका किराया देता था, और आज मेरी खरबों रुपए की प्रॉपर्टी लंदन में है।
तो फिर आप मुझसे कोई सवाल पूछे तो मैं असेंबली में कहूँ जमहूरियत खतरे में चले गई, इंसानियत सोच सलूक हो रहा है। यार कमाल है वैसे इन लोगों की। ये चाहते हैं कि इस मुल्क को गिद्ध खत्म हो गए हैं, इनसे एहतसाब भी ना हो, शफाफ भी ना हो। हाँ एहतसाब ज़रूर रहे लेकिन खुदारा सबका करे। मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब के इर्द गिर्द गिरा तंग है। अगर किसी ने इन्हें बचाने के में कामयाब ना हुआ तो इन्हें कानून की गिरफ्त से कोई बचा नहीं सकता। बहुत ज्यादा पैसा है, बेपनाह पैसा है। सर भट्टी साहब, हम तो ये कहते हैं कि अगर कौम का पैसा, हम लोगों का आपका पैसा खाया गया है तो वो हमें वापस जरूर मिलना चाहिए, कौमी खजाने में जरूर आना चाहिए, और ये तो वक्त ही बताएगा। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे बैन अवी दौरे जो वजीर आजम साहब के हो रहे हैं, इससे क्या खोया क्या पाया, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। 100 रोज होने लगे इस हुकूमत को, और शायद ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इन 100 रोज के अंदर अंदर, या चलें 90 रोज लगा लें कि 4 ममालिक का दौरा किसी भी मुल्क के सरबराह जो हैं वो दूसरे ममालिक का कर रहे हैं, जिसमें चाइना शामिल है, सऊदी अरब, यूएई और आखिरी जो अभी तक था मलेशिया का। तो अब इस पे IMF की शराइत की बात भी है। डॉक्टर सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, आप मईशत पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये कहिएगा कि अभी जो बात हो रही है इससे दौरे से ये बात तो अंदाज़ा है कंफर्म है कि हुकूमत की तरजीहात कौमी ख़जाना भरना है, लेकिन जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है असद उमर साहब, उन्होंने जो कहा है कि IMF की शराइत हमें फ़िलहाल इसलिए कबूल नहीं है, जो मुल्की मफाद में होंगी उसे कबूल करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो क्या माजी में ऐसा होता रहा है कि मुल्की मफादात के बरअक्स फैसले हुए, IMF की बातें मानी गई? नहीं, आई थिंक ये तो एक स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशंस की पोजीशन है ना। तो जब भी कोई आप नेगोशिएशंस करते हैं उसमें ये तो नहीं होता कि एक साइड की टर्म्स जो हैं वो टेक इट और लीव इट होता है। तो वो डिस्कशंस होती हैं, टर्म्स वही होंगी जो आपको म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री होंगी, वो टर्म्स होंगी जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होंगी। एंड IMF का भी यही एम होता है कि वो ऐसी टर्म्स हों जो कि इम्प्लीमेंट की जा सकती हों। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इस तरह से चीज़ है कि अगर IMF जो है वो एक टर्म करता है तो वो पाकिस्तान उसके बरक्स कोई बात करेगा तो कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकती। अल्टीमेटली एक एग्रीमेंट जरूर होगी। और IMF के साथ ये भी है, दूसरे ममालिक से भी आजकल जिस तरह से नेगोशिएशंस हो रही हैं, इतना कट एंड ड्राई मेथड नहीं होता, वो खासी मेहनत से डिस्कशंस करनी पड़ती हैं जब फाइनल एग्रीमेंट होता है। सही, ठीक। अच्छा हुमायूं गौहर साहब, जिस तरह से एक ये बात भी सामने आ रही है कि जो चीन के साथ मुआहदे हुए हैं उसकी तफसीलात भी कुछ मॉनेटरी फंड ने तलब की हैं, तो क्या इस पर कंप्रोमाइज हो सकता है या उसकी क्या वजूहात होंगी? नहीं, इस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सियासी बात है। क्योंकि ये पहले आपने देखा था ना, शायद पोम्पियो ने कहा था, जिसने भी कहा था, मुझे अमेरिकन कोई सीनियर था, कि हम जो पैसा देंगे या IMF जो पैसा देगा वो चाइना को चला जाएगा, बिकॉज हम उनके कर्जों पे सूद दे रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि ये डिमांड करना कि हमें ये दो और वो दो, आप अपने मतलब की बात करें। ये मतलब चाइना के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है और होता जा रहा है, ये इवॉल्विंग मुआहदा है। ये मुआहदा जो है ये हमारी जाती बात है, हम इसको क्यों करें? और ये चाइना भी नहीं चाहेगा, टू वे चीज होती है ना। बिल्कुल, इसमें यकीनी तौर पर कमिटमेंट की भी बात है। अच्छा, वक्त की किल्लत है। हुमायूं साहब, माजरत बैरिस्टर मसरूर साहब से भी उनका भी नुक्ता नज़र इसमें जान लेते हैं। बैरिस्टर साहब, ये कहिएगा कि अब जिस तरह से हमने देखा कि तमाम तर चीज़ें जो हमें अचीवमेंट मिल भी रही हैं हमें 4 इन ममालिक से, अब ये जो बेल आउट पैकेज की पहले बात हो रही थी, लेकिन अब उसका लग रहा है कि 17 दिन में या 12-13 दिन मेरे ख्याल बनते हैं, 7 नवंबर से 20 नवंबर तक, तो उसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि हम निगोशिएट कर सकें IMF से। देखिए, बात यह है कि
जब पीटीआई हुकूमत आई थी, और बल्कि इनफैक्ट जब आई भी नहीं थी, तो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे पास तो ऐसा इकनॉमिक विजर्ड्स हैं और ऐसे इकनॉमिक प्लान्स हैं कि IMF तो क्या, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम दूसरे ममालिक को कर्जा देंगे और बाहर से डॉलर्स रेडी हैं, लोग मेरा नाम वजीर आजम की तख्ती पे लगने लेकिन वो चीजें वो नजर नहीं, शायद वो स्टार्टिस्ट था। अच्छा भट्टी साहब, टाइम कम है मज़े के साथ, भट्टी साहब ये बताएगा क्या इसको भी हम यू टर्न कहें कि हुकूमत में आने से पहले तो कहते थे कि जो हमारे पास सारा सोल्यूशन है, लेकिन अब IMF के पास जा रहे हैं हम? देखिए, वो कह रहे थे कि मैं जाने से शर्म झुक जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, लेकिन माशियत की ये हालत तबाह थी कि जाना पड़ा। खुदकशी अल्लाह करे वो ना करे, वो ना ही करेंगे क्योंकि मजबूरन गए हैं। मैं आपको बताऊं, पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, ऑयल के गैस की कीमत बढ़ चुकी है, बिजली की बढ़ चुकी है, और IMF की शराइत भी मानी जाएंगी। हो सकता है जितनी वो ना कहें, क्योंकि जो कर्जा देता है अपर हैंड उसका होता है, बिल्कुल लेने वाले की मजबूरी होती है, उसके पास और ऑप्शन कोई नहीं होती। जो कानून हमारी तबाह हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है इन्होंने IMF की 90% बातें मानेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को पहले अंदाज़ा नहीं था कि इकॉनमी कितनी तबाह हो चुकी है, इसीलिए वो कहते थे मैं किसी मुल्क भीख मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन बहालत मजबूरी उन्हें जाना पड़ा। अच्छा हुआ कि कुछ पैसे मिल गए, लेकिन IMF से पैसे लिए बगैर गुजारा नहीं है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे माशियत के एक्सपर्ट बता रहे हैं। सही मानेंगे शराइत, या ये भी हम कह सकते हैं कि मानना पड़ेंगी, क्योंकि सूरत हाल इस तरह से है कि शायद पहले वो होमवर्क नहीं था जिसकी वजह से ये कह सकते थे कि हुकूमत में आने से पहले कि शायद इस मामलात को हल करें, लेकिन अब यही लगता है कि मानना पड़ेंगी, जिस भट्टी साहब भी कह रहे थे। लेकिन जो हो, हम तो यही दुआ करते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर हो। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। दानिश हुसैन को अपनी टीम की हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।